गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग बच्चों। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज तुम्हारा टेस्ट का डिस्कशन है। कल टेस्ट हुआ था, बताओ भाई कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट। 12 में से कितने आए भाई? एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से दिया था थोड़ा सा, बाकी तो सब पढ़ाया हुआ ही था। बताओ 12 में से कितना स्कोर? बताओ बताओ, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 12? मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया बबीता बेटा। कुणाल बाबू, वी कैन नॉट लीव द फॉर्मेट बिहाइंड। फॉर्मेट को पीछे नहीं छोड़ सकते दोस्त। बबीता बोल रही टेस्ट कहां होता है पता नहीं चलता। बेटा एप्लीकेशन पे ही होता है, पता नहीं चला ये टेस्ट। बाकी लोग बताओ भाई कहां होता है टेस्ट? तुम लोग देते हो ना टेस्ट? हर थर्सडे आता है तुम्हारे पास टेस्ट, फिर हर सैटरडे आता है। हाँ शाबाश, कमेंट सेक्शन में बता दो कहां पर होता है। अरे स्टैटिक जीके का कुणाल बाबू, स्टैटिक जीके की कल पूरी मैराथन आ रही है, ठीक है? ये 1 घंटे में क्या करोगे? कल 4 घंटे की मैराथन आ रही है, वो मैराथन अटेंड करना कल, ठीक है? जिसको भी स्टैटिक की टेंशन हो रही है, कल स्टैटिक का रिवीजन होगा तुम्हारा बढ़िया वाला। स्टैटिक की मैराथन है, क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स अपना जो दूसरा वाला चैनल है उस पर 4 घंटे की मैराथन है, ठीक है? रिजल्ट आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। चलो फटाफट से इस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो हमने 12 क्वेश्चंस दिए थे उनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है ऐसे क्वेश्चंस को, या लगभग उन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी लोग हमारे ऐसे हैं जो एटीएम में हैं पर उन्होंने फाउंडेशन तैयार नहीं कर रखा है या उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से बेसिक्स को क्लियर करने के लिए और साथ ही साथ एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए आप इस बैच को ले लो ताकि आपकी तैयारी हो जाए बढ़िया वाली, ठीक है? इस बैच में सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब हो रहा है, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं, कुछ होते जाएंगे और जनवरी एंड तक या फरवरी के शुरुआत में बैच आपका खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन का बहुत बढ़िया टाइम मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो बहुत बढ़िया बैच, बहुत शानदार बैच आप ले सकते हो। बाकी पहला क्वेश्चन जो हमारा टेस्ट में था वो यही था, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय दी। मंत्री परिषद का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? बताओ बेटा जल्दी से सभी लोग, टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट से टेस्ट का डिस्कशन करना है और उसके बाद अपनी ज्योग्राफी की क्लास है 5:15 से। जल्दी बताओ। अब बातें छोड़ो, इधर पे फोकस करो, एक बार एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लो ताकि रिवीजन हो जाए बढ़िया वाला। बबीता बेटा टेस्ट सेक्शन देखना, टेस्ट सेक्शन देखना, वहां पर जरूर मिलेगा, ठीक है? एप्लीकेशन में टेस्ट सेक्शन में जाना। चलो बेटा देखो ध्यान से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय दी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, यानी देश को चलाने में 3 बॉडीज की जरूरत है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो विधायिका के बनाए हुए कानूनों को लागू करती है, ठीक है? और फिर जुडिशरी जो उन कानूनों का पालन ना करे, जुडिशरी उनको पनिश करती है। तो एग्जीक्यूटिव में यानी कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका में, ध्यान से देखो बेटा, कार्यपालिका में हमारे एक तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक तो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, एक अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? एक होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जिसके हेड जो है वो पीएम ही होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हिस्सा होते हैं और हेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, ये वो लोग हैं एग्जीक्यूटिव में जो कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं देश में। और कानूनों को लागू किया जाता है तो इनके साइन लिए जाते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड यही है,
पूरे कार्यपालिका के मुखिया यही हैं, इन्हीं के नाम पर बिल फटता है, यानी इन्हीं के नाम पर कोई ना कोई कानून लागू होता है देश में। पर याद रखना बेटा, यहां पर प्रेसिडेंट जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपने फैसले उचित तरीके से ले पाए, प्रेसिडेंट अपने फैसले को उचित तरीके से ले पाए, अच्छे तरीके से ले पाए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस लगती है। यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट डिसीजंस लेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? एडवाइस देना प्रेसिडेंट को, ताकि वो बढ़िया निर्णय ले सकें, बढ़िया डिसीजंस ले सकें। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री का काम प्रेसिडेंट को सलाह देना है, ताकि प्रेसिडेंट अच्छे फैसले ले पाए। तो याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी एक चीज याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैक्सिमम 81 लोग हो सकते हैं आज के टाइम में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बेसिकली मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीगण हैं, अलग अलग मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे वाले मिनिस्टर हैं, कल्चरल मिनिस्टर हैं, सब कुछ, सारे मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ जाएंगे और मैक्सिमम 81 हो सकते हैं। 81 क्यों होंगे, ये नंबर कहां से आया अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which article of the Indian Constitution states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तुम सब जानते हो कि लोकसभा के इलेक्शंस जब होते हैं, जब 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तो उस वक्त जिसके पास भी 543 का मोर देन 50% वोट्स आ जाए, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 543 ये जो टोटल सीट्स हैं, इनमें से अगर मोर देन 50% सीट्स आ जाएं तो भैया उसकी सरकार बन जाती है। तो जो ये एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो जहां पे बीजेपी और उनके कई सारे जो एलाइज हैं, उनकी कई सारी जो दोस्त पार्टीज हैं, उन्होंने मिलके इस बार भी सरकार बनाई है, तो इस बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो 543 में से ऑब्वियस सी बात है कि आधे से ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी और उनके एलाइज के हाथ आ गई, जिससे उनकी सरकार बन गई। पर जो सीटें उनके हाथ नहीं आई 543 में से, वो कहां गई? दूसरी पार्टीज को गई है, कांग्रेस को गई है, आम आदमी पार्टी को गई है, बहुजन समाज पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी हो गई है। समझ रहे हो भाई? तो इस तरीके से, पर याद रखना 543, ध्यान से देखो, ये जो 543 में से मैंने जैसे बताया कि 81 ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाएंगे। और 81 भी ऐसा नहीं कि अपोजिशन वाले, जो लोग जीते हैं, ठीक है, जो लोग जीते हैं, जिनके पास 273 सीट्स आई हैं, 272 या 273 सीट्स जिनके पास आई हैं, वहीं में से 81 लोग मिनिस्टर्स बनेंगे। और यही 81 मिनिस्टर्स, अब ध्यान से सुनो, ये जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है 81 लोगों की, ये रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी लोकसभा के टूवर्ड्स। अब तुम बोलोगे सर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैसे? भाई देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो 81 लोग हैं ना, इनके अलग अलग मत नहीं हो सकते, ये एक ही मत को, एक ही विचार को, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 81 में से एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई, 81 में से अगर एक बंदा भी ये बोल रहा है, एक मिनिस्टर भी ये बोल रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर जो है उसको एक हम राज्य बनाएंगे, मान लो अभी तो यूटी है, बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी हम राज्य बनाएंगे, इसका मतलब है कि पूरी की पूरे 81 लोगों का स्टेटमेंट है ये। यानी कोई भी काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कोई भी बंदा कोई भी काम करेगा, उस पूरे काम के लिए सिर्फ वो एक बंदा नहीं, पूरी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि दे वर्क एज अ टीम, ये टीम की तरह काम करते हैं। भाई अगर इंडिया की जो टीम है क्रिकेट की, अगर वो हारती है
तो हम किसी एक प्लेयर को ब्लेम नहीं कर सकते, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि भाई हम हमारी वजह से हारे हैं। तो यहां पर भी याद रखा, कोई भी फैसला होगा, कोई भी स्टेटमेंट आएगा किसी भी मिनिस्टर की तरफ से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 80 लोग ये नहीं बोलेंगे भाई इसका मत अलग है हमारा अलग है। पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उस स्टेटमेंट के लिए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं, बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। सो बेसिकली दे स्विम टुगेदर, ठीक है, और डूबते भी साथ में हैं, ठीक है भाई। इसलिए बोल रहे हैं कि ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, 81 के 81 कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के टूवर्ड्स, यानी लोकसभा में जो भी कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, वो सब कलेक्टिवली लिया जा रहा है। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये कहां पर लिखा हुआ है बताओ? 75 के 3 में, आर्टिकल 75 के 3rd प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि भाई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी भी फैसले के लिए, किसी भी स्टेटमेंट के लिए। 75(1) में क्या लिखा हुआ है? 75(1) में लिखा हुआ है बच्चों कि देश में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। क्लियर है भाई? 75(1) में क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे एक, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यानी 81 बंदों में ये भी शामिल है, पर ये 81 बंदों में हेड है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, इनकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्रियों को अपॉइंट किया जाता है। इनकी एडवाइस पर इन मंत्रियों को अपॉइंट किया जाता है। अगर मोदी जी ये बोलेंगे राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति साहिबा मैं चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी इस बार जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर बने, जयशंकर जी को होम मिनिस्टर बनाते हैं इस बार, तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो देखो राष्ट्रपति सिर्फ अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर के। तो याद रखना, जो भी पार्टी जीती है, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं 543 में से, उसका लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अपने मंत्रियों को, ठीक है। चलो, तो ये आर्टिकल 75(1) में, और ये जो बात है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये भी 75(1) में लिखी हुई है। जो 81 मैंने बताया ना, ये 81 कहां से आया देखो, ये भी यहां पर है 75(1) में ही लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स की संख्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स का नंबर है, मंत्रियों की संख्या है, मिनिस्टर्स का नंबर, मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है, वो लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्ट्रेंथ? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 543, इसका 15% निकाल दो, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो भाई 15% 543 का जब निकालोगे तो भैया 81.6 कुछ आएगा, ठीक है। तो अब आधा आदमी तो कुछ होता नहीं है, 81 ही हमने राउंड ऑफ करके कर दिया, तो 81 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है भाई, समझ में आया? ये यहां पे आई है ये चीज 75(1) में। एक तो ये स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही अपॉइंट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है भाई। 75(3) तो हमने पढ़ी लिया, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। 75(2) में क्या लिखा हुआ है, फटाफट से देखो 75(2) में क्या लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार डिटेल में बता रहा हूं, सारी चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 75(2) में लिखा हुआ है कि मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्टर्स का जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट की मर्जी पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि मिनिस्टर्स का टेन्योर अब लोकसभा 5 साल के लिए बन गई तो 5 साल के लिए ही है, नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे उस मिनिस्टर को मिनिस्टर के पद से हटा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेगा ही लोकसभा का, पर मिनिस्टर के पद से कभी भी हटा सकते हैं, याद रखना। तो मिनिस्टर्स का टेन्योर
फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक मिनिस्टर मिनिस्टर बना रहेगा, वरना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बन जाएगा वापस से। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तब भी है जब मिनिस्टर नहीं है, और तब भी है जब वो मिनिस्टर है। तो जब मिनिस्टर का पद हटेगा तो एमपी तो रहेगा ही, जीत के आया है, चुन के आया है। बाकी आर्टिकल 84 में यह बताया हुआ है कि राज्यसभा में जो 245 मेंबर्स होते हैं टोटल, जैसे लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245 होते हैं। तुम सब जानते हो 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना, 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर और सोशल वर्क के फील्ड से। तो 12 तो नॉमिनेटेड है, 12 तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है, ये तो फिक्स नंबर है। इधर 245 में से फिर बच गए 233। तो 233 जो बंदे हैं ये इलेक्ट होके आए हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के। इन्हें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इलेक्टेड मेंबर, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। और अगर किसी के अंदर ऐसा हो रहा है कि सर पेशेंस नहीं है, हमसे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं सुना जा रहा, तो प्लीज लीव माई क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, चाहे सारा टाइम लग जाए कितना ही। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 233 के 233। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको चुनती है अपने अपने स्टेट्स की जनता। भाई 233 सीट है राज्यसभा में, तो ये स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है ना भाई। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट्स। सेम उधर है, 543 में से उस स्टेट को ज्यादा सीट्स मिली होंगी जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो राज्यसभा की 233 में से जैसे 31 सीटें मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी यूपी के पास, है ना, 19 सीटें महाराष्ट्र के पास, 18 सीटें तमिलनाडु के पास, 16 बिहार के पास, 16 वेस्ट बंगाल के पास, ऐसी तो है। पर अब बात यह कि सर ये 31 बंदे जो राज्यसभा में जाएंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स है यूपी की तरफ से, यूपी की तरफ से जो 31 है, महाराष्ट्र की तरफ से 19 है, तमिलनाडु की तरफ से 18 है, बिहार की तरफ से 16 है, वेस्ट बंगाल की तरफ से 16 है। तो ये इनको चुनता कौन है? ये 31 बंदे, 19 बंदे, 18 बंदे कैसे जाएंगे? तो यूपी की जनता चुनेगी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिकली यूपी की जनता ने चुना 403 एमएलए को। यूपी की जनता ने किसको चुना? 403 एमएलए को। यूपी में 403 एमएलए हैं, यानी यूपी विधानसभा में 403 सीट्स हैं। तो उन 403 सीट्स पर कौन बैठे हैं? एमएलए। तो एमएलए को चुना पब्लिक ने, है ना, एमएलए को चुना पब्लिक ने, और एमएलए चुनते ने 31 बंदों को, अपने से अलग 31 बंदे। एमएलए अपने बीच में से नहीं भेजेंगे 31 बंदों को, अपने से अलग 31 बंदों को भेजेंगे राज्यसभा में, जाओ यूपी को रिप्रेजेंट करो। वहीं जैसे मान लो महाराष्ट्र में 200 है या 150 है एमएलए, तो वो 150 एमएलए को किसने चुना? महाराष्ट्र की जनता ने। तो महाराष्ट्र की जनता ने एमएलए को चुना, एमएलए चुनेंगे 19 बंदों को। तमिलनाडु की जनता ने चुना तमिलनाडु के एमएलए को, एमएलए चुनेंगे 18 बंदों को, अपने से अलग 18 बंदों को। तो इस तरह से राज्यों के जो कुछ कुछ मेंबर्स है, जो सीट्स अलॉटेड है, वो यहां पे आते हैं और सीट्स को फिल करते हैं। तो याद रखना, आर्टिकल 84 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा की जो 233 इलेक्टेड सीट्स हैं, वहां पर बंदे आते हैं राज्यों से, और वो बंदे चुने जाते हैं एमएलए के द्वारा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? केंद्र की जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? मैंने अभी तुम्हें बताया, मैक्सिमम कितने शामिल हो सकते हैं? बताओ भाई। 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 15 और 50, 10 to 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या एज डिजायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी लास्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री की जितना इच्छा हो उतने बंदों को शामिल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली आंसर होगा 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अभी तो देखा था हमने 15%, 543 का 15% कितना होता है? 81 पॉइंट कुछ, तो 81 बंदे। ठीक है, और ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 75(1) में है। ठीक है, आर्टिकल 75(1) में। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Which prime minister was born after India got independence? ये थोड़ा अलग सवाल था। बताओ बेटा, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी।
नो आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं सीमा जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल, अरे यार कैसा सवाल है साला तुम्हारा, पीवाई क्यों है, कैसा सवाल है, क्या करना तो पड़ेगा, अब तुम्हें पता होना चाहिए। देखो अब ये हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, पर अगर किसी ने भी क्योंकि ऑप्शन तो एक ही हो सकता है, ऑप्शन एक ही हो सकता है, अगर किसी को मोदी जी का बर्थ ईयर मालूम है तो खेल जाएगा बेटा, और कोई नहीं खेल पाएगा। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1924 में पैदा हुए थे। इंद्र कुमार गुजराल ये 1919 में पैदा हुए थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जी 1932 में पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी 1950 में पैदा हुए हैं। तो तुमसे पूछा गया है कि आजादी के बाद कौन पैदा हुआ है भाई, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, समझ में आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, एज के अनुसार भी तुम देख सकते हो, दो तो रहे ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और आई के गुजराल जी, ये तो रहे ही नहीं। ठीक है, चलो, तो भारत को आजादी मिलने के बाद किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? नरेंद्र मोदी। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मोरारजी देसाई रिजीम? मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी बताया था ये सेम क्वेश्चन। मोरारजी देसाई शासन के दौरान कौन पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे? यानी हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने तब वो डेप्यूटी पीएम थे, उप प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के टाइम पर क्या थे? मोरारजी देसाई के टाइम पे उप प्रधानमंत्री थे। जैसे मोरारजी देसाई जो हैं, ध्यान से देखो बेटा, मोरारजी देसाई जो हैं ये हमारे देश के 4th पीएम थे, 4th प्राइम मिनिस्टर थे, एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। अब तक जितने बने थे इनसे पहले वो सब कांग्रेस के थे, ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। और मोरारजी देसाई लगभग 1977 से 79 तक प्रधानमंत्री रहे। और इसी दौरान जनवरी 1979 से जुलाई 1979 तक हमारे चौधरी चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्या थे बच्चों? उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो लगभग 6-7 महीने के लिए ये उप प्रधानमंत्री थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। और बाद में जाके चौधरी चरण सिंह इसी साल में जाके आगे 2 महीने के लिए लगभग देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, 1979 में ही। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, 1979 में ही लगभग 2-3 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह देश के 5th प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, 5th प्राइम मिनिस्टर भी बने। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? स्टेट एग्जीक्यूटिव, भाई देखो, जैसे केंद्र में कार्यपालिका है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं बताता हूं। यूनियन एग्जीक्यूटिव तो वो तो तुम जानते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखो। यूनियन एग्जीक्यूटिव में होते हैं बच्चों, एक तो प्रेसिडेंट, मेनली प्रेसिडेंट क्योंकि एग्जीक्यूटिव के हेड भी यही है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वकील। क्लियर बच्चों? और उसके बाद अगर मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करूं, जो सवाल आपसे पूछा गया है, अब उससे रिलेटेड बात करते हैं, ताकि मैंने ये इसलिए लिखा ताकि तुम कंपेयर कर पाओ, इसलिए ऊपर वाला लिखा है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें बच्चों
तो ध्यान से देखो बेटा, स्टेट एग्जीक्यूटिव में अब प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं, तो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट स्टेट में कौन है? गवर्नर। भाई प्रेसिडेंट भी नाम मात्र के शासक है सेंटर में, और स्टेट में गवर्नर के साथ है वो हाल। तो राज्यपाल जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, जैसे प्रेसिडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव हेड, स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट के गवर्नर। गवर्नर के बाद कोई वाइस गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर तो होता नहीं है भाई, तो यहां पे सीधे पहुंच जाएंगे सीएम। स्टेट में सीएम होता है और सीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसके बाद लास्ट में जैसे यहां अटॉर्नी जनरल है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, तो यहां होता है एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है। एजीआई का आर्टिकल 76 है, इसका आर्टिकल 165 है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। मैं बताओ इनमें से कौन सा स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? अब तो जवाब दे ही सकते हो। क्लियर है? ये सब क्या लिख रहे हो बे? तुम्हारी शायरी चलवाऊं यहीं पे मैं अभी? चलवा दूं शायरी, कहो तो बताओ। अरे पढ़ लो चुपचाप, वरना ऐसा ब्लॉक करवाऊंगा सारी ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरी क्लास में डिस्टर्ब करते हो। एग्जाम आ रहे हैं, फोकस ही नहीं है, बस फालतू की बातें। फिर बोलते हैं सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, एग्जाम आ रहा है, डर लग रहा है सर, कैसे करें? इस टाइम पे फोकस करो ना यार। देखो यहां पे गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल जो है वो यहां पर स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और कोई नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? जल्दी बताओ सभी लोग। बताओ जल्दी। आर्टिकल 50, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, या फिर हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और उसकी नियुक्ति, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और याद रखना, एक से ज्यादा राज्यों का भी कोई एक ही गवर्नर हो सकता है। एक से ज्यादा राज्य, मान लो 2 या 3 राज्य हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि एक ही गवर्नर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही गवर्नर संभाल लेगा। तो एक से ज्यादा स्टेट्स में, एक से ज्यादा राज्यों में, एक से ज्यादा राज्यों में एक गवर्नर की भी नियुक्ति हो सकती है। एक गवर्नर की भी नियुक्ति हो सकती है। तो सेम गवर्नर 2 राज्यों के राज्यपाल के तौर पर भी ड्यूटी निभा सकता है। एक से ज्यादा राज्यों में एक गवर्नर की भी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, और याद रखना, गवर्नर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए हुए हो, मतलब किसी सरकारी नौकरी में नहीं हो, ना ही आप किसी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही राज्य में किसी विधानसभा या फिर विधान परिषद के मेंबर होने चाहिए, कहीं पर नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, सब जगह से रिजाइन करके बैठे हुए हो और उसके बाद गवर्नर बनने की आस लगाए बैठे हो। ठीक है, और इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, सेंटर खुद चुनता है कि किसको बनाना है। तो एक से ज्यादा राज्यों में एक गवर्नर की भी नियुक्ति हो सकती है। ये मैंने तुम्हें बता दिया। 155 में ये सारी चीजें लिखी हैं कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हो सकता है कि एक से ज्यादा राज्यों का भी सेम ही राज्यपाल हो। ठीक है, और राज्यपाल की
नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। जनरली 5 साल मानो, पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट उस राज्यपाल को कब तक रहना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की मर्जी पर, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है राज्यपाल का टेन्योर, गवर्नर का टेन्योर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेड कौन होता है? तो यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रमुख किसे कहा जाता है? बताओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियस ही बात है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या गवर्नर तो कुछ भी नहीं होते यूटी के। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है भाई, ध्यान से देखो। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक है, एलजी प्रशासक है, यूटी के प्रशासन को संभालने वाला, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को संभालने वाला। तो जैसे राज्यों में सीएम होते हैं, लगभग वैसा ही पद मिला हुआ है, लगभग वैसा ही पद मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर्स को। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को। तो प्रशासक देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक है और ये यूटी के, यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन को संभालने का काम करते हैं। क्लियर भाई? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो याद रखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक है और यूटीज के प्रशासन को संभालने का काम करते हैं। और इनके बारे में बताया हुआ है आर्टिकल 239 में। तो आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि यूटीज के जो हेड्स हैं, यूटीज के जो हेड्स हैं वो एक संवैधानिक पद, आर्टिकल 239 में क्या लिखा है? यूटीज के हेड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, जो कि संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है भाई ये, पर लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगे, परमानेंटली थोड़ी है कि सरकारी नौकरी लग गई हो। तो यूटीज के हेड्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, जो कि संवैधानिक पद हैं। ठीक है भाई? तो आर्टिकल 239 में ऐसा लिखा हुआ है। तो याद रखना बेटा, उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में भी एलजी साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स? मैंने बताया था तुम लोगों को कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट में, राज्य में हाईएस्ट अथॉरिटी है जुडिशरी की। स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। तो राज्य में जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है, और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट है, और जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी क्या है, जहां पे आपको न्याय मिल सकता है? स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि हाई कोर्ट जो है अभी टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं, है ना? और मैंने तुम्हें बताया था कि पहला कौन सा था? कैलकाटा हाई कोर्ट। फर्स्ट हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 में। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है संविधान में। 214 से 231 हाई कोर्ट्स के बारे में है। और एक चीज याद रखना, जो 219 है इसमें, 219 वो यहां पर इनकी ओथ के बारे में बात करता है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं, ध्यान से देखो बेटा, हाई कोर्ट के जज जो हैं ओथ लेते हैं गवर्नर के सामने। ओथ या अफर्मेशन किसके सामने लेते हैं? गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने अभी संजीव खन्ना जी जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई बने हैं, उनको प्रेसिडेंट ने शपथ दिलवाई, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को गवर्नर शपथ दिलवाते हैं। और मान लो गवर्नर एब्सेंट है, अगर गवर्नर एब्सेंट है तो अपनी गैर मौजूदगी में वो किसी को चार्ज देकर जाएंगे कि भैया इनका शपथ समारोह है, करवा देना। ठीक है,
तो गवर्नर एब्सेंट है तो एनी सबऑर्डिनेट, यानी उनसे छोटे पद पे कोई और, एनी सबऑर्डिनेट जो इनकी शपथ दिलवाएगा, एनी सबऑर्डिनेट, ठीक है, जो इनकी शपथ दिलवाएगा। तो कोई भी इनके अंडर कोई जूनियर इनका, उसको ये चार्ज देके जा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर अगर एब्सेंट है तो एनी सबऑर्डिनेट जो है वो लुक आफ्टर करेगा हाईकोर्ट के जज की ओथ को, शपथ को। तो आर्टिकल 219 याद रखना बेटा, ठीक है, आर्टिकल 219। नेक्स्ट, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के ये ससुरा कहां से आ गया रे, ये तो ससुरा गड़बड़ है। रुको भैया, इसको मिटा देते हैं वरना तुम्हारी पीडीएफ में आएगा। बताओ भाई, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, बताओ कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट, पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के संविधान के संरक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही राइट है संविधान को बनाए रखने का। अगर संसद कोई कानून बनाती है और वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो कौन उस कानून को रद्द करता है? कौन संसद को बताता है कि तुमने गलत कर दिया? कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जानते हो ना बेटा, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। तो मतलब संविधान को बनाए रखने के लिए, संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। भाई संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, अब वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो कौन बचाता है? सुप्रीम कोर्ट ही बचाता है ना। तो मतलब संविधान को बचाने का काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो संविधान को सुरक्षा प्रदान करना, संविधान को सुरक्षा प्रदान करना और उसे बनाए रखना, यह सुप्रीम कोर्ट का काम है, ठीक है भाई। संसद अगर कोई घटिया कानून बनाए तो तुरंत उसको जुडिशियल रिव्यू करके, उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसको रद्द कर देना। क्लियर है भाई? चलो, कुचमादी बालक, बिल्कुल बेटा, एक बार सवाल पूछ ले यार, मैं थोड़ा फ्लो में जा रहा हूं, मैंने देखा नहीं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? मैंने बताया था ये भी तुम्हें, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, है ना भाई। मैंने तुम्हें बताया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की, कि जब भी प्रेसिडेंट किसी लीगल मुद्दे पर, किसी लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे या मांगेंगी, सलाह मांगते हैं, चलो ये लिखते हैं। तो प्रेसिडेंट जब भी किसी लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 का यूज करके, आर्टिकल 143 का यूज करके, ध्यान से देखो, तो सुप्रीम को देखो, प्रेसिडेंट अगर किसी भी लीगल मैटर पर अगर सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 का यूज करके सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। पर तुम सब जानते हो, पर वो सलाह बाइंडिंग नहीं होगी।
पर वह सलाह व एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। यानी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली है किसी लीगल मैटर पर, किसी लीगल मुद्दे पर, कानूनी मुद्दे पर, तो प्रेसिडेंट उस सलाह को माने। बस सलाह लेनी थी, सलाह ले ली, बस खत्म। उसको इंप्लीमेंट करना ना करना किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में। तो याद रखना, पर वह सलाह प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, चलो आर्टिकल 143, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं। 1 सीजीआई जो हाल ही में नए बने हैं, 51st सीजीआई बने, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना जी, और 33 अदर जजेस होते हैं। 33 अदर जजेस होते हैं। तुम सब ये भी जानते हो कि भाई इन 34 के 34 जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इन 34 के 34 जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, है ना भाई? और शपथ भी सारे के सारे प्रेसिडेंट के सामने ही लेते हैं। ठीक है, पर एक पॉइंट याद रखना कि जो रिटायरमेंट की एज है, रिटायरमेंट की एज सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस के लिए, 34 जजेस के लिए 65 ईयर्स है। 65 साल के होते ही आपको रिटायर होना ही होगा। उससे पहले तो कभी भी हो सकते हो, रिजाइन कर दो, कभी भी हो जाओ, पर रिटायरमेंट की एज जनरली 65 साल है। यानी अगर किसी को करनी है पूरी नौकरी जज के तौर पे, तो भैया 65 साल की उम्र तक ही कर सकते हो। हाँ, हाई कोर्ट में ये कम हो जाती है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स हो जाती है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने टेस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और तुम्हारी कल भी क्लास होगी। जो हमारी हफ्ते में एक बार बीच में क्लास नहीं हुई है, वो क्लास तुम्हारी एटीएम की कल भी होगी। और कल हम रिट्स, WRITS रिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी स्टैटिक जीके की करंट अफेयर्स में जरूर आ जाना। और जिन लोगों को भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें पढ़नी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, जीए के, जनरल अवेयरनेस के, जीके के, तो फटाफट से फाउंडेशन बैच लो और तैयारी शुरू करो। तुम्हारा अप्रैल मान के चलो, कम से कम अप्रैल तक तुम्हारे पास टाइम है एनटीपीसी को अच्छे से तैयार करने का। जबरदस्त हो जाएगा, एकदम रिवीजन भी हो जाएगा टाइम से। ठीक है, चलो बेटा, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से, एज पर शेड्यूल कल मिलते हैं, और कल फिर रिट्स को डिटेल में कवर करेंगे। रिट्स वाला टॉपिक कल ही खत्म कर देंगे, कल ही हो जाएगा। ठीक है, चलो ज्योग्राफी की क्लास में मिलते हैं 5:15 पर। कुचमादी बिल्कुल बन सकता है बेटा, 35 साल की उम्र पार कर ले और थोड़ा पॉलिटिकल सेटिंग कर ले भाई।